भारत बनाने का संघर्ष चलता रहा है और आज भी चल रहा है। अलग अलग तरीकों से चल रहा है। एक समय जब तथागत भगवान बुद्ध से लेकर के महावीर जैसे जैन से लेकर के और कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास से होते हुए जब वह सिद्ध संतों तक आगे बढ़ा, बीच बीच में उतार चढ़ाव होते रहे। कभी यह देश अपने ढंग का मानवतावादी संदेश पूरी दुनिया में दिया, लेकिन बीच बीच में मनुष्य बराबर नहीं है। जैसे अमेरिका में काले गोरों का भेद था, जैसे दुनिया के और देशों में समाज के एक बड़े हिस्से को इंसान नहीं समझा जाता था, वैसे ही भारत में भी समाज के बड़े हिस्से को इंसान नहीं समझा जाता था। लेकिन भारत की दुनिया से एक अलग स्थिति थी। यहाँ ईश्वर धर्म के नाम पर, ईश्वर धर्म की स्थापनाओं के आधार पर यह माना जाता था कि समाज का एक बड़ा हिस्सा इंसानी बराबरी के लायक नहीं है और उस समाज के बड़े हिस्से को इंसान के रूप में दर्जा नहीं दिया जाता था। और उसके साथ साथ समाज की सभी महिलाओं को इस देश में किसी भी जाति और वर्ण की जो महिलाएं थीं, उनको पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं दिया गया था और वो दर्जा आज भी नहीं है। बहुत सारी आपको बराबरी मिली है, लेकिन आज भी जो सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले का जो सपना था, जैसी वो पुरुष और स्त्री में, महिला में बराबरी चाहते थे, हर क्षेत्र में बराबरी, वैसी बराबरी आज भी नहीं है। मैं थोड़ी सी बात उस पर करूंगा, लेकिन मैं बात यह कहना चाहता हूं, यहाँ पर तमाम हमारे बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं। जैसे उनके जमानों में बाल विवाह होता था, वैसे ही 1831 के बाद 1840 में जब सावित्रीबाई फूले 9 वर्ष की थी, तभी उनकी शादी 13 वर्ष के ज्योतिबा फूले से हो गई। 9 वर्ष की बालिका अपने घर पहुंचती है, घर में सास नहीं थी। ज्योतिबा फूले की बुआ थी, क्योंकि ज्योतिबा फूले जो उनके पति थे, उनकी माँ 1 साल पैदा होने के 1 साल बाद ही गुजर गई। जो उनकी बुआ थी, उन्होंने उनका लालन पोषण किया था। वो विधवा थी। शादी होने के बाद उनकी बुआ के पति मर गए थे और वो अपने मायके में रहती थी, इसलिए ज्योतिबा की देख रेख, जो उनके पति थे ज्योतिबा फूले, उनकी देख रेख, लालन पालन उन्होंने किया। और शादी होने के बाद भी 9 वर्ष की बच्ची क्या समझती है कि मैं किसकी बहू हूँ। आप सीरियल देखिएगा, नेशनल दूरदर्शन ने एक सीरियल बनाया है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले। आप सभी बहुत सा सीरियल देखती हैं, उसमें इस सीरियल को शामिल कीजिए और बहुत ही शानदार सीरियल है। 108 एपिसोड उसके हैं और नेशनल दूरदर्शन ने काफी अच्छी तरह बनाया है और दिखाया है पूरी जीवनी को और पूरे उस समय के सामाजिक और देश के चरित्र को दिखाया है। उसको आप देखिएगा, आपको लगेगा कि सावित्रीबाई फूले ने जो काम शुरू किया था वो कितना महान था और कितना आज भी बाकी है, जो आज की महिलाओं को, आज की बेटियों को, आज की पुरुषों को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। 1940 में शादी होने के बाद सीरियल में देखिएगा कि वो कैसे जाती हैं और उनकी माँ कही रहती है कि जाते ही पति का पैर छू लेना। और जब ज्योतिबा फूले का, आप भी यहाँ भी होता, हम लोग की भी शादियों में हुआ है, हम लोग की पत्नी ने पैर छुआ है। तो जब 9 साल की बालिका पैर छूती है तो ज्योतिबा फूले कहते तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरी माँ ने कहा था, महिलाओं ने कहा था कि जाके पैर छू लेना और मिठाई खिला। उसके बाद वो पढ़ने की इच्छा थी, उनकी पढ़ने की इच्छा पैदा हुई। जब वहां पर एक बाजार में वो गई, वहां पर एक किताब देखा उन्होंने, ईसाई मिशनरी के लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर कुछ किताबें देखा, एक किताब लेकर के आई और उस किताब को लेकर के अपनी ससुराल में भी आई। वहां आने के बाद
फूले की पढ़ाई लिखाई चल रही थी और उनकी जो बुआ थी सगुड़ाबाई, वह विधवा थी। वह एक अनाथालय में काम करती थी और अनाथालय के जो प्रेसिडेंट थी वो अंग्रेज थे। उनके सहयोग से ज्योतिबा फूले की पढ़ाई लिखाई के बारे में जो सगुड़ाबाई थी उन्होंने काफी संघर्ष किया, क्योंकि उनके पिताजी पर जो गोविंदराव फूले थे उन पर बार बार दबाव आ रहा था कि अपने बेटे की पढ़ाई बंद कराओ। लेकिन जो उनकी बुआ थी उन्होंने पढ़ाई पर जोर दिया और ज्योतिबा फूले पढ़ते रहे और उन्होंने अपनी पत्नी को भी, जो सावित्रीबाई फूले थी, इनको भी घर पर ही पढ़ाया लिखाया। घर पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो आगे मिडिल की पढ़ाई की। उसके बाद वो टीचर की ट्रेनिंग लेने के लिए आगे गई। वहां पर फातिमा शेख, जो उस्मान शेख की बहन थी, उनके साथ उन्होंने टीचर की ट्रेनिंग लिया और टीचर की ट्रेनिंग लेने के बाद उन लोगों ने, ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इसलिए निर्णय लिया, ज्योतिबा फूले का कहना था कि महिलाएं किसी के घर की बहू बनती हैं, अगर महिलाएं पढ़ लेती हैं तो यह देश पढ़ जाएगा और समाज में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन उस दौरान महिलाओं को पढ़ना लिखना मना था और यह माना जाता था कि महिलाएं अगर पढ़ लिख लेंगी तो पूरा परिवार नर्क में चला जाएगा। इसलिए जब उन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, उस दौरान उनके पिताजी पर इतना दबाव आया गोविंदराव पर, और यह कहा जाता था कि तुम्हारा जो बेटा है ज्योतिबा, वह अनर्थ कर रहा है और धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, और उसकी जो पत्नी है वो भी निर्लज्ज है। सावित्रीबाई फूले को निर्लज्ज कहा गया कि वह जो है अधर्म का काम कर रही है। अरे गोविंदराव, मरने के बाद तुम नर्क में चले जाओ। और इतना दबाव पड़ा उनके पिताजी पर, सावित्रीबाई फूले के ससुर पर, गोविंदराव पर, समाज का इतना दबाव पड़ा कि नर्क जाने से बचने के लिए उन्होंने इन लोगों को, पति पत्नी को, घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम जो स्कूल खोले हो, जो लगातार स्कूल खोल रहे हो, क्योंकि 4 साल के अंदर पति पत्नी ने मिलकर के 18 स्कूल महाराष्ट्र में खोले थे लड़कियों के लिए, सभी जाति धर्म की लड़कियों के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल छोटी जाति के लिए, क्योंकि बड़ी जाति, हर जाति की महिलाओं को पढ़ना लिखना मना था और सभी लोगों ने पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया था। जो समाज के कुछ अच्छे लोग थे वो पढ़ाना लिखाना शुरू किए थे। समाज में एक संघर्ष शुरू हुआ था। गोविंदराव फूले ने, जो उनके ससुर थे, उन्होंने घर से निकाल दिया और इन लोगों ने निकलने का निर्णय लिया। जा करके पुणे में जो उस्मान शेख का घर था उसमें शरण लिया। एक ब्राह्मण मित्र थे, एक ब्राह्मण बिरादरी में पैदा, एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे ज्योतिबा फूले के। उन्होंने अपना पुराना घर स्कूल खोलने के दिया और पहला स्कूल उनके घर में ही खुला 1848 में। आगे चल करके जब उन्होंने देखा कि इस तरह से महिलाओं के पढ़ाने लिखाने पर जो विवाद हो रहा है, अभी यहाँ बात आई कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। वो कहती थी, भागती नहीं थी, डट के मुकाबला करती थी, कहती थी मैं तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बेटियों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ और ये तुम्हारी बहन बेटियों का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि तभी ये देश खूबसूरत बन सकता है और तभी ये देश बेहतर और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। पत्थर फेंके जाते थे। एक दिन ऐसी घटना हुई कि एक मोटा तगड़ा आदमी आया और कहा कि तुमने अगर पढ़ाना बंद नहीं किया तो ये ठीक नहीं होगा, यानी जान से मारने की धमकी थी। बहुत सारे लोग जुटे थे, लेकिन उन्होंने, कोई किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। सावित्रीबाई फूले का वह अदम्य साहस था, उस मोटे तगड़े आदमी को एक तमाचा मारा उन्होंने, फिर वो भाग गया। फिर ऐसी घटनाएं नहीं हुई। उनके पति ज्योतिबा फूले को जान से मारने के लिए उस जमाने में 1000 की सुपारी दी गई थी, लेकिन जब 1000 पैसा लिए हुए लोग मारने गए तो उन्होंने कहा, मेरी पत्नी सावित्री जरा ध्यान से सुनो, ये लोग तो मुझे मारने आए हैं, ये मुझे मार देंगे, लेकिन मरने के बाद
मेरे मरने के बाद ये काम अधूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। मारने वाले सब फुका जाते हैं, वो कहते हैं क्या कह रहे हो, फिर से कहो। वो कहते हैं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्ही लोगों की बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। वो कहते हैं हमें तो ये नहीं बताया गया। तो कहे क्यों बताया जाएगा, अगर तुम्हें बताया जाता तो तुम ये काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। एक साड़ी अलग से ले जाती थी और साड़ी जाकर के स्कूल में बदल लेती थी। उस जमाने में समिति बना करके लोगों के सहयोग से, चंदा से 18 स्कूल का संचालन वो कर रही थी, एक लोकतांत्रिक तरीके से। और भी समस्याएं थी। विधवा का मामला, विधवाओं को अच्छा कपड़ा पहनना, शुभ कार्य में जाना सब मना था, वो आज भी मना है। आज मैं इस बात पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज हमारे समाज में विधवाओं से परिचय आप करवाते हैं? नहीं करवाते हैं। सावित्रीबाई फूले के जयंती समारोह में बैठे हैं तो आज यहाँ से संदेश लेकर के जाइए कि हर स्तर पर हम महिलाओं को बराबरी का संदेश देंगे। उस जमाने में विधवाओं का ये बाल भी उड़ा दिया जाता था, उनको बाल साफ कर दिया जाता था, सफेद साड़ी पहनाई जाती थी और किसी भी शुभ कार्य में नहीं जा सकती थी। लेकिन होता क्या था, साइलेंट, शांत रहिएगा। उनकी शादियां नहीं होती थी, लेकिन उनके साथ अत्याचार होते थे। ढेर सारी विधवाओं के बलात्कार होते थे और उस बलात्कार के बाद जब उनके पेट में बच्चे होते थे, उस दौरान या तो वो नदी में डूब करके मर जाती थी, या तो उनको सती हो जाती थी, या तो बच्चों को मार डालती थी। ऐसी ही एक घटना उस दौरान हुई। एक महिला अपने बच्चे को मार डाली जो विधवा थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार थी, मुकदमा चला और उसको आजीवन कारावास हुआ। उस घटना से ज्योतिबा हिल गए। उन्होंने तय किया कि हम इस बुराई को खत्म करने के लिए काम करेंगे और उस जमाने में उन्होंने विधवा प्रसूति गृह खोला। ध्यान से सुनिएगा। आज भी अभी कुछ दिन की पहले की घटना है, एक सूचना मुझे मिली, एक लड़की गैस जला करके मर गई क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो एक इलाके की घटना है, वो गोपनीय रखना जरूरी। ये घटनाएं डेली घट रही हैं। उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगवाए और कहा सत्य शोधक समाज एक संगठन की स्थापना किया और उसका बैनर लगवाए और कहे कि हमारा जो विधवा प्रसूति गृह है, इसमें कोई भी विधवा आकर के अपना बच्चा पैदा कर सकती है। अगर वो चाहे तो बच्चे को ले जाए, अन्यथा छोड़ दे, हमारी संस्था उसका पालन पोषण करेगी और ये पूरा नाम गोपनीय रखा जाएगा, ये नाम उजागर नहीं होगा। इतना बड़ा चैलेंज का काम जो है सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने किया। उसी समय इन लोगों के पास अपने बच्चे नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा। आज बच्चे नहीं पैदा होते हैं तो महिलाओं को मार के भगा दिया जाता है। ज्योतिबा फूले पर भी लोगों ने कहा कि सावित्रीबाई फूले को आप छोड़ दीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। ज्योतिबा फूले ने कहा नहीं, ये महिलाओं की पुरुषों के प्रति गुलामी का मामला है। और उन्होंने उसी अपने कार्यक्रम में से एक विधवा के बच्चे को गोद लिया और उसका नाम जसवंत रखा। आगे चल करके वही बच्चा जब सावित्रीबाई फूले प्लेग महामारी महाराष्ट्र में आई थी और बड़े पैमाने पर लोग छटपटा के मर रहे थे, वो बच्चा डॉक्टर बना पढ़ लिख करके और उसने जो है उस लोगों की सेवा किया। उसी समय जब सावित्रीबाई फूले जब लोगों की सेवा कर रही थी, सेवा करते करते जब प्लेग की बीमारी उनको लग गई और 10 मार्च 1897 को उनका देहांत हो गया। उसके पहले 1890 को उनके पति का देहांत हो चुका था और अपने पति के देहांत होने के बाद सत्य शोधक समाज की जो आंदोलन था उसको अपने हाथ में लेकर के उन्होंने बड़े पैमाने पर चलाया। एक ऐसी महिला जिन्होंने हर तरीके की बराबरी का सपना देखा था और बराबरी का सपना केवल देखा ही नहीं था, हर तरीके की बराबरी के लिए लड़ा था और पति पत्नी बराबरी में कदम से कदम मिला करके चले। आज उन्हीं की देन है
इस देश में लड़कियां पढ़ रही हैं। आज सावित्रीबाई फूले की देन है कि जो यहाँ की सरकार लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोग्राम चला रही है, नहीं तो मुयस्सर नहीं होता। आप सबको मिल करके यहाँ सावित्रीबाई फूले की जयंती मना रहे हैं। आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए। क्या आज भी महिलाओं की बराबरी जो सावित्रीबाई फूले का सपना था वो समाज में है? नहीं है। कितनी महिलाएं दारू पी करके रोज पीटी जाती हैं। क्या बराबरी का दर्जा है? क्या लड़कों के बराबर लड़कियों को पढ़ाया जाता है? क्या लड़कों के सब, क्या महिलाएं घर में पुरुषों के खाना खाने से पहले खा सकती हैं? नहीं खा सकती हैं। और कितनी बहुएं टीबी का शिकार हो जाती हैं, इसलिए कि जब वो बहू बन करके आती हैं तो जब तक पूरा परिवार नहीं खाना खा लेगा तब तक वो खाना नहीं खाएंगी और साल 2 साल तक पेट जलाते जलाते मैंने देखा है। मैंने अपने मित्र के शादी के 1.5 साल बाद ही टीबी की इलाज महिला अस्पताल में कराया। वो लड़की पुरुषों को खाना खिलाने के चक्कर में समय से खाना नहीं खाती थी और शादी के 1.5 साल बाद उसको टीबी हो गई। महिला अस्पताल से उसका इलाज कराया। इसलिए अगर आप इस देश को बेहतर और मानवीय समाज बनाना चाहते हैं, इस देश को आधुनिक लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं, तो सावित्रीबाई फूले का जो योगदान है, जो उनका सपना है, उसको ठीक से समझना होगा। सभी पुरुषों को समझना होगा। इस पुरुषों को समझना होगा कि सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले पुरुष क्या है। पुरुष चाहते हमको तो बराबरी मिल जाए, लेकिन हमारे घर की महिलाओं को बराबरी न मिले। वो दारू पी करके पीटना अपना अधिकार समझते हैं। यानी पितृसत्तात्मक जो असमानता है, वह असमानता यहाँ की जड़ जड़ में बसी हुई है, नस नस में लोगों के बसी हुई है। जाति के नाम पर यहाँ उत्पीड़न हो रहे हैं। जाति के नाम पर तमाम भेदभाव हो रहे हैं। जाति के नाम पर उस दौरान वर्ण के नाम पर जो भेदभाव हो रहे थे, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था। उस दौरान अतिशूद्र अछूतों को पानी पीने का अधिकार महाराष्ट्र में नहीं था। कहीं भी सार्वजनिक जगह से वो पानी नहीं पी सकते थे। पहली बार ज्योतिबा फूले ने अपने घर का जो कुआं था, घर की जो बावड़ी थी, उसको खोला कि इसमें कोई भी अछूत आकर के पानी पी सकता है। दिन के दोपहर की गर्मी में लोग पानी नहीं पाते थे और छटपटाते थे। लोगों को तमाम सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था। यानी इस देश के बड़े हिस्से के साथ नाइंसाफी थी और उस नाइंसाफी का अवशेष आज भी चला आ रहा है। आज भी यहाँ जाति धर्म के मामले को लेकर के तमाम उत्पीड़न, तमाम दमन हो रहा है और समाज के तमाम बड़े हिस्से को इंसान समझने के लिए देश के ही तमाम एक हिस्सा तैयार नहीं है। समाज, देश का पुरुष ही महिलाओं को अपने बराबरी में खड़े होने के लिए हर हिस्से में बराबरी देने को तैयार नहीं है। तो सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर हम आप संकल्प ले कि हम हर हिस्से में बराबरी देंगे। अपने घर की बहन बेटियों को बेटों के बराबर पढ़ाएंगे। अपने घर की महिलाओं को कुछ भी कपड़ा पहनने की, अभी बहुएं जब आती हैं यही सास लोग क्या कहती हैं, मियाइन हो गई लिए सूट पहनत है। गाँव में जेकर पतो अगर सूट पहनत है तो करे सास का जियल मुश्किल है। अगर सास बुढ़ियन के बीच में बैठ गई तो बुढ़िया होके डिस्टर्ब तो कर ही दिया होता है। कुछ लोग पहन रही है, ये मामला चल रहा है। अरे पतो हवल बिटिया वही लिया और वो पहनती है, सूट पजामा पहनती है। यानी इस तरीके की चीजें हैं। ये जो आपके गहने हैं, ये जो आपके ड्रेस हैं, तमाम तरीके से ये महिलाओं की गुलामी आज भी कायम है। आज भी महिलाओं को रास्ता चलना मुश्किल है। आज लड़कियों के बारे में हम शाम होती है तो चिंतित होते हैं। इसलिए सावित्रीबाई फूले की जयंती पर हम संकल्प ले, यह देश और समाज ऐसा बनेगा जहाँ हर तरीके की आजादी और बराबरी होगी। और हर तरीके की आजादी और बराबरी हम दिमाग से जब सबको बराबर समझेंगे, परिवार में बराबरी लाएंगे, समाज में ऐसा माहौल बनाएंगे, तभी बराबरी होगी। और शिक्षा तो सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए, सबके लिए शिक्षा देने का प्रोग्राम चलाया, लेकिन इस देश की सरकार शिक्षा को इतना महंगी कर देना चाहती है
कि तमाम किसी भी जाति धर्म के गरीब लोग अब नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे। ये असमानता इसलिए पैदा की जा रही है कि सभी जाति धर्म के लोग, गरीब लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो ऐसे ही असमान हो जाएंगे। जिसके जेब में जितना पैसा होगा वैसी वो पढ़ाई करेगा। ऐसी सरकार का प्रोग्राम है। तमाम यूनिवर्सिटियों की फीस महंगी की जा रही है, तमाम स्कूल कॉलेज के फीस महंगे किए जा रहे हैं। इसलिए आपकी मांग होनी चाहिए कि फिर शिक्षा एकदम फ्री होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होगी, अमीर गरीब सबके लिए बराबर की शिक्षा होगी, तभी यह देश बढ़ पाएगा, तभी वास्तव में बराबरी आ पाएगी, तभी महिलाओं को सम्मान मिल पाएगा और सभी जाति धर्म के लोगों को बराबरी का दर्जा मिल पाएगा। और यह विचार लोगों के दिमाग से निकलेगा तभी इस जयंती मनाने की सार्थकता होगी। आज आप जयंती मना रहे हैं, धरना स्थल पर प्रोग्राम कर रहे हैं, एक संदेश लेकर के जाएं कि हम सावित्रीबाई फूले को पढ़ेंगे, ज्योतिबा फूले को समझेंगे और वो आधुनिकतम भारत की संकल्पना जो उन्होंने देखा था, एक आधुनिक भारत जिसमें हर तरीके की बराबरी हो, हर तरीके का लोगों को सम्मान मिले, किसी को असम्मान न मिले और कोई दमन उत्पीड़न न हो, ऐसा देश समाज बनाने के लिए इस धरने से संदेश लेकर के जाएंगे। हर गांव समाज में ऐसा समाज बनाएंगे, अपने आसपास माहौल बनाएंगे, चिन्हित करेंगे कि किसी भी तरीके की अगर गैर बराबरी है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे तभी इस जयंती की सार्थकता होगी और यह देश अच्छा खूबसूरत देश बन पाएगा। इनकलाब जिंदाबाद।